तुम चाहो तो ये सारी कीमती चीज़ तुम्हारे पास भी हो सकती है। मालकिन ने अपने सोने का हार दिखाकर कहा तो मेरी आंखें चमक उठी। एक पल को लगा जैसे मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, जैसे गरीबी की जंजीर अब टूटने वाली है। मैं खुश हो गई। नादान थी, मासूम थी, जानती नहीं थी कि ये चमकती हुई चीज़ मेरे लिए रोशनी नहीं, एक अंधेरी दलदल का दरवाज़ा खोल रही है। फिर मालकिन ने मुझे तैयार किया, महंगे कपड़े पहनाए और चेहरे पर मेकअप किया और अपने साथ होटल ले गई। मेरे दिल में डर भी था और उम्मीद भी। मुझे क्या मालूम था ये एक मामूली रात नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी बदल देने वाली रात है। बस एक बिजनेस मीटिंग है, तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने हैं, मैडम ने नरमी से कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कोई ऐसा राज जानती हो जो मैं नहीं जानती थी। मुझे एक खास कमरे में भेज दिया गया। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जो आदमी बैठा था उसकी नज़रें मुझ पर जम गई। कमरे के अंदर हर चीज़ बहुत कीमती थी। सजा हुआ वो कमरा खुद अपनी कहानी सुना रही थी, मगर मेरी सांस घुटने लगी। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर जब मैं वापस लौटी तो वह कावेरी नहीं थी जो होटल जाने से पहले थी। मैं एक बेजान गुड़िया की तरह थी जिसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी। उसके बाद मैडम ने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए और मैं सिर्फ एक कठपुतली बन चुकी थी। मुझे मजबूर किया जाने लगा। मेरी हर चीज़ बेकार साबित हुई। हर आंसू खराब हो गया जो एक रात का सौदा समझ कर गई थी, वह अब कभी न खत्म होने वाला जाल बन चुका था। उसी बीच एक दिन माँ ने खुशी खुशी खबर सुनाई कि मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। दिल में उम्मीद और डर की एक अजीब जंग छिड़ गई थी। क्या ये मेरा बचने का रास्ता है? क्या मैं इस दलदल से निकल सकती हूँ? मैंने सोचा, मगर ये हकीकत कितनी भयानक थी ये मैं नहीं जानती थी। शादी से एक रात पहले मैडम का फ़ोन आया, बस आज एक आखिरी बार तुम्हें होटल जाना होगा। मैंने मना करना चाहा, मगर मैडम ने वही ब्लैकमेलिंग का हथियार निकाल लिए। मैं मजबूर हो चुकी थी, जैसे जिंदगी के सारे रास्ते अब बंद हो चुके थे। मैं होटल पहुंची, कमरे में दाखिल हुई और जो ही उस आदमी की शक्ल देखी, मैं पत्थर की तरह जम गई। मेरे दिल की धड़कनें जैसे थम गई, जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। हाथ पैर ठंडा पड़ने लगा था। दरवाजे के पास खड़ा वह आदमी कोई और नहीं था बल्कि मेरा। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। रात की बासी रोटी चाय के साथ देखकर मेरा दिल खराब हो चुका था। वही सूखी रोटी, वही फीकी चाय जिसमें दूध कम और पानी ज़्यादा होता था। मुझे बहुत गुस्सा आया। माँ रोज़ यही करती थी। खुद तो सुबह सुबह बंगले पर काम करने चली जाती और वहां जाकर अच्छा नाश्ता कर लेती और हमें ये रूखा सूखा खाने के लिए छोड़ जाती। मेरा सब्र जवाब दे गया था। क्या मुसीबत है? मैंने प्लेट को जोर से मेज पर पटक दिया। कभी तो कुछ ढंग का नाश्ता बना दिया करो। हर रोज चाय और रोटी, सारा दिन इसी के सहारे बिताने पड़ते हैं। आपको तो परवाह ही नहीं। खुद जाकर अच्छा खाना खा लेती हो और हमें ही साल में छोड़ देती हो। माँ ने सर झुका लिया, जैसे उनके पास मेरे किसी सवाल का जवाब ना हो, मगर मुझे उस वक्त उनकी चुप्पी और गुस्सा दिला रही थी। मैं जानती थी कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन क्या हर दिन ये तमाशा ज़रूरी था? क्या हमारे लिए अच्छे खाने की इच्छा करना पाप था? चाय का कप मैंने गुस्से में उठाकर ज़मीन पर दे मारा। कप के टूटने की आवाज़ इतनी तेज थी कि कबीर अपने कमरे से भागता हुआ बाहर आया। अपनी लंबी टांगों से चलते हुए आया। मुझे घूरते हुए बोला, दीदी सुबह सुबह ये क्या कर दिया आपने? आपको शर्म नहीं आती माँ से इस तरह बात करते हुए? मैंने खूनकार नज़रों से उसे देखकर, वे आम बच्चों की तरह होता तो वह भी कामकाज कर सकता, हमारे हालात ठीक हो सकते थे। मेरा नाम कावेरी है और मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी से नाखुश थी। शायद इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि हमारी गरीबी का नतीजा था। मुझे हमेशा अपने रिश्तेदारों की बड़ी बिल्डिंग, उनकी चमचमाती गाड़ियाँ, उनके नए कपड़े देखकर बहुत जलन होता था। मैंने हमेशा चाहा कि हम भी अमीर हों, हमारे पास भी हर चीज़ हो, मगर ऐसा कभी न हुआ। पापा जिंदा होते तो शायद सब कुछ अलग होता, मगर वे 2 साल पहले एक हादसे में मर चुके थे। मजदूरी करते हुए एक बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे और वहीं खत्म हो गए थे। उस दिन के बाद जैसे हमारे घर में खुशियां आना बंद हो गई थी। माँ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब लोगों के घरों में काम करने पर मजबूर हो चुकी थी। शाम होने को थी और माँ बगैर चाय पिए ही काम पर जा चुकी थी। कबीर भी अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन नाश्ते में जो रोटी थी वह भी मेज पर रखी थी, ठंडी और बेकार सी। मैं नहीं खाऊंगी, मैंने खुद से कहा। मैंने अपने अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे निकाले जो मैंने कुछ दिन पहले छुपा के रखे हुए थे। चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। 15 रुपए के छोले कुलचे लेकर जब घर वापस आई तो कबीर को आवाज़ दिया, लेकिन वो बाहर नहीं आया।
जब मैं कमरे में जाकर देखा तो कबीर कहीं नहीं था। कुछ देर पहले मेरे उससे लड़ाई हुई थी, मैंने उसको बाहर धक्का दे दिया था और मैं कमरे में चली आई थी। शायद कबीर बाहर ही था। मैंने उसको तुरंत बाहर देखने गई। गली सुनसान थी, कुछ बच्चे खेल रहे थे मगर ज़्यादातर लोग अपने घरों में जा चुके थे। मोहल्ले के हर कोने में गई, मंदिर में देखा, हर जगह ढूंढा मगर कबीर नहीं था। जब रात के 10 बज गए माँ घर वापस आई तो उसने जैसे ही कबीर को बुलाया मैंने डरते डरते बता दिया कि वो सुबह से घर नहीं लौटा। मैंने खिड़की से देखा वह आने जाने वाले से कबीर के बारे में पूछ रही थी। सड़कों पर पागलों की तरह भटक रही थी। रात के 1 बजे खाली हाथ लौटी। उनकी आंखों में आंसू थे। वह जमीन पर बैठकर सर थाम कर रोने लगी। मैं अपने मन में सोचने लगी, जो आदमी अपने हाल पर खुश नहीं होता, भगवान उसे कभी खुश नहीं होता, उसे उसके हाल पर छोड़ देता है और वह अपने आराम के लिए मारा मारा फिरता है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी। मेरे दिल में एक अनजाना डर बैठ गया था। मुझे लगा कबीर के साथ कुछ बुरा हुआ हो। अगर ऐसा था, उस सब की जिम्मेदार मैं ही थी। रात के साए गहरे होते जा रहे थे मगर मेरी आंखों में नींद कोसों दूर थी। माँ सदमे की हालत में बिस्तर में लेटी हुई थी मगर मैं जानती थी कि वे सो नहीं रही थी। उनकी बेचैन सांस, उनके होठों से निकलती सिसकियां और आंखों में चुभती बेबसी, हर चीज चीख चीख कर कह रही थी वे अंदर से टूट चुकी हैं। मेरी नज़र छत पर जमी हुई थी मगर दिमाग में सिर्फ कबीर का चेहरा घूम रहा था। उसकी मासूम आंखें, उसकी कमज़ोर टांग, उसका वह अंदाज, वे जब माँ के लिए चाय बनाता था, और उसका वह मासूम हंसी। मैंने कहा ना दीदी, आप हमेशा इतना गुस्सा क्यों करती है? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मेरी अपनी ही कही हुई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। भगवान ने एक भाई दिया, वह भी लंगड़ा। मेरी सांस बुरी तरह से धड़कने लगा। कबीर को मेरी बद्दुआ लग गई। मैंने ही तो उसे घर से धकेला था। मैं बिस्तर से उठी और दबे कदमों से माँ के करीब जाकर उनका चेहरा देखा। वह बेजान होकर पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा और पहली बार मुझे लगा जैसे वो बूढ़ी लगने लगी हैं। पापा की मृत्यु को 10 साल बीत गए थे। माँ हम दोनों की परवरिश अकेले ही कर रही थी और आज कबीर के लापता होने के बाद शायद 10 साल और बूढ़ी हो गई थी। भगवान करे कबीर सही सलामत हो। मैं जिंदगी में पहली बार सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना की थी। सुबह होते ही माँ ने मोहल्ले के सब लोगों को जमा कर लिया। मैं दरवाजे दरवाजे जाकर कबीर का पता कर रही थी मगर किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। लोग ढूंढते ढूंढते हार गए। तब पुलिस के पास चले गए। माँ ने आखिरी उम्मीद से कहा, पुलिस स्टेशन के आसपास सड़कों पे बदबू फैली हुई थी, जैसे कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई हो। एक सिपाही ने हमें रुकने का इशारा किया और कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या समस्या है? माँ ने कांपती आवाज़ में कबीर के बारे में बताया। सिपाही ने कुछ भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया और फिर रजिस्टर में कुछ लिख कर कहने लगा, हम देखेंगे, अगर कहीं से कोई खबर मिलती है तो बता देंगे। लेकिन आपको पता है ना, बड़े शहरों में रोज़ दर्जनों बच्चे गायब हो जाते हैं, अक्सर खुद ही वापस आ जाते हैं। मगर मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। वह कहाँ जा सकता है? माँ की आवाज़ में बेबसी थी। सिपाही ने थके हुए शब्दों में कहा, हो सकता है किसी ने किडनैप कर लिया हो या खुद ही कहीं निकल गया हो। ज़्यादातर गुमशुदा बच्चे या तो किसी गिरोह के हत्थे चढ़ जाते हैं। मैंने माँ की तरफ देखा, रो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उस सिपाही का गिरेबान पकड़कर कहूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है, कबीर मेरी वजह से गया है। लेकिन मैं कुछ ना कहा। मैंने माँ को सहारा दिया और हम पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। रात को माँ की हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। उनका जिस्म बुखार से तप रहा था। वह बार बार कबीर का नाम ले रही थी। बेटा, कबीर को ढूंढो, मेरा बच्चा कहीं भूखा प्यासा ना हो। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। माँ बुरी तरह से बीमार पड़ गई। हर तरफ से मायूस होकर मैं एक जानने वाली के पास गई जो कोठियों में काम करती थी। मैं रोकर उससे कहा, दीदी मुझे आप किसी काम पर ले चलो, माँ बीमार है, कबीर लापता है, घर में खाने को कुछ नहीं। मैडम मैं काम करना चाहती हूँ। औरत ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर हमदर्दी से बोली, तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की? मैंने नाम में सिर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह काम पर लगवा दूंगी, लेकिन देखो यहाँ के तौर तरीके समझने पड़ेंगे। बड़ी कोठी है, बड़े लोग आते जाते हैं, तुम्हें काम भी तरीके से करना होगा, मालकिन की बात माननी होगी। मुझे सब मंजूर है, मैंने जल्दी से कहा। अगले दिन मैंने माँ को ज़बरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाया। उनकी पुरानी शॉल उठाकर काम पर चल पड़ी। पहली बार था मैं किसी इतनी बड़ी कोठी में कदम रख रही थी। चमचमाती फर्श, खूबसूरत कालीनें, महंगे पर्दे। मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ काम करना होगा? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ मालकिन, बहुत अच्छी हैं, अगर उन्हें तुम पसंद आ गई तो तुम्हें यही रख लेंगे। मालकिन एक खुश शकल और अच्छी औरत दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए।
फिर मेरे घर की हालत सुनकर अफसोस किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें काम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ के कुछ रूल्स हैं उस पर काम करना होगा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मालकिन का अंदाज़ा इतना अलग था, मुझे लगा जैसे मुझे कोई सहारा मिल गया हो। मैंने जल्दी जल्दी काम सीख लिया। हाँ, बस मेहमानों की सेवा ही तो करनी थी, उनके लिए चाय पानी रखना था, मालकिन की मदद करना था। लेकिन मुझे ये काम अच्छा लगने लगा था। मैं रोज़ मालकिन को तैयार होते देखती, उनके कीमती कपड़े, उनके जेवर, उनका अंदाज़ा, वह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं उनके ना रहते हुए उनका जेवर पहनकर आईने में देख रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैं घबराकर पीछे हुई, मगर मालकिन मुस्कुरा दी। तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें एक काम करना होगा। मैं हैरान होकर मालकिन की बात सुन रही थी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बड़ी प्यार से मुस्कुराकर कहा, बस छोटा सा काम होगा और ऐश की ज़िंदगी बितानी होगी। मेरी आंखें चमक उठी। कौन सा काम दीदी? मालकिन ने अपना सोने का हार उतारा और मेरे हाथ में थमा दिया। हार कैसा लगा? मैंने कांपते हाथों से उसे छुआ। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार था कि मैंने इतनी कीमती जेवर इतने पास से देखा था। वह सब देखकर मेरी आंखों में एक चमक आ गई थी। मेरी सांसें जोर से चलने लगी थी। ये बहुत खूबसूरत है मालकिन, मैंने धीरे से कहा। मालकिन ने मुस्कुरा दिया। ये तुम्हारा हो सकता है, बल्कि ये तो कुछ भी नहीं। अगर तुम मेरा कहना मानो तो तुम भी हमारे जैसी ज़िंदगी बिता सकती हो, अच्छे कपड़े पहन सकती हो, कीमती जेवर ले सकती हो। बस एक छोटा सा काम करना होगा। मेरे दिमाग में उलझन बढ़ गई। दीदी कैसा काम? मैंने धड़कते हुए दिल से पूछा। मालकिन कुर्सी पर बैठी टांग पर टांग रखे और अपने लंबे नाखूनों को देखते हुए बोली, देखो कावेरी, हमारे जैसे लोगों के पास सब कुछ होता है मगर वक्त नहीं होता। बड़े लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, बिजनेस मीटिंग पार्टियों में वक्त बिता देते हैं। उनके मेहमान भी बड़े होते हैं और उनकी खुशी के लिए कभी कभार किसी खूबसूरत चेहरे की ज़रूरत पड़ जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आया दीदी, मैं समझी नहीं। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर नरमी से बोली, बस एक दो बार होटल जाना होगा तुम्हें, कुछ खास करना होगा। बस तुम्हें हमारे मेहमानों के साथ टाइम बिताना होगा। उसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और सबसे बढ़कर इज्जत भी मिलेगी। आखिर शब्द सुनकर मेरे अंदर जैसे तूफान उठा। इज्जत? ये कौन सी इज्जत थी जिसके बदले मुझे अपने आप को बेचना था? ये कैसा काम है दीदी? मेरी आवाज़ कांप रही थी। मालकिन की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से मेरे पास आई और धीरे से बोली, यही तो असल दुनिया है कावेरी। या रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए तरसना है, या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ में सोने के कंगन हो? सोच लो। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। अगले दिन मैं बंगले में चुपचाप काम कर रही थी, मगर मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मालकिन ने रात को मेरे हाथ में कुछ पैसे दिए थे और कहा था, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम तैयार हो तो कल शाम मेरे साथ होटल चलो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी कावेरी। ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या सच है? मेरे हाथ में कुछ 1000 रुपए थे, जो शायद माँ की दवाई और कुछ दिन के खाने के लिए काफ़ी थे। कबीर लापता था, माँ बीमार थी और ज़िंदगी के उस दोराहे पर फंसी थी। मैंने सोचा, आखिर नुकसान ही क्या है? मुझे सिर्फ होटल जाकर मालकिन की किसी मेहमान से बात ही तो करनी होगी। अगर मुझे अच्छा ना लगेगा तो वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर मैंने खुद को तसल्ली दी। मैं तो सिर्फ माँ और कबीर के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक आवाज़ अभी मुझे खबरदार कर रही थी। शाम के वक्त मालकिन ने मुझे तैयार होने के लिए कहा। मैंने बंगले की ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को आईने में देखा। मेरे सामने वही कावेरी खड़ी थी, मगर आज वह कुछ अलग लग रही थी। जैसे गरीबी का दाग धुल गया हो, जैसे मैं भी किसी अमीर खानदान की लड़की हूँ। ये कपड़ा पहन लो। मालकिन ने एक कीमती चमकदार कपड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने वह कपड़ा हाथ में लिया। ये बहुत नाजुक और खूबसूरत था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ बढ़ता जा रहा था। चलो वक्त हो गया, मालकिन ने कहा, और मैंने धीरे से वह कपड़ा पहनकर फिर खुद को आईने में देखा। ये मैं हूँ या कोई और? गाड़ी में बैठते वक्त मेरे हाथ पसीने से भर रहे थे। रिलैक्स कावेरी, मालकिन ने मेरे हाथ दबाते हुए, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। मैं चुप रही। गाड़ी शहर के एक दूसरे होटल के सामने जाकर रुकी। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने झुककर सल्यूट किया, जैसे हम कोई खास मेहमान हो। होटल की इतनी ऊंची इमारत थी, रोशनियों में नहाई हुई थी। मैंने जिंदगी में कभी इतनी चमक धमक नहीं देखी थी। महंगी गाड़ियाँ, इतने खूबसूरत कपड़े, इतने महंगी कीमती परफ्यूम की खुशबू, सब कुछ बिल्कुल अलग था। हम होटल के अंदर दाखिल हुए। मैंने नज़रें झुका ली, मगर मेरे कानों में मालकिन की आवाज़ गूंज रही थी, बस थोड़ी सी हिम्मत करना कावेरी। यहाँ आकर सब लड़कियाँ डर जाती हैं, मगर जो एक बार कदम रख ले वह कभी पीछे नहीं हटती।
मेरे कदम अब लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं आगे बढ़ती जा रही थी। हम लिफ्ट के एक खास फ्लोर पर पहुंचे। यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत खास मेहमान, मालकिन ने धीरे से कहा। होटल का एक महंगा रूम था, जहाँ एक अंग्रेज बैठा हुआ था। उसके साथ कुछ और अमीर आदमी थे जो कीमती घड़ियां और सूट पहने हुए थे। मैडम ने उन लोगों से मेरी पहचान करवाई। ये लड़की मेरी खास दोस्त है। उस अंग्रेज ने मेरी तरफ गौर से देखा, जैसे मुझे परख रहा हो, फिर मुस्कुराया। तुम बहुत हसीन हो लड़की। मेरे गले में जैसे कांटे अटक गए। नर्वस मत हो, यहाँ सब तुम्हारे चाहने वाले हैं, उस अंग्रेज ने नरमी से कहा और एक गिलास जूस मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे हाथ कांपने लगे। पियो, कुछ नहीं होगा, मालकिन ने धीरे से कहा। मैंने धीरे से गिलास अपने होठों से लगाया। जूस का गिलास अजीब था। जैसे ही मैंने घूंट भरा, दिमाग बिल्कुल हिलने लगा। हर चीज धुंधली होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म की ताकत खत्म हो रही हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर सब कुछ धुंधला हो गया और फिर पूरा अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मेरा जिस्म जैसे किसी बोझ के तले दबा हुआ था। आंखें खोलने की हिम्मत मुझमें नहीं थी, मगर मेरे कानों में होटल के बाहर की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। सर में बहुत दर्द था, जैसे किसी ने मेरे होश छीन लिए हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने छत का झूमर हल्की सी रोशनी दे रहा था। मैंने नजरें इधर उधर दौड़ाई। मैं एक बड़े महंगे होटल के कमरे में थी। मेरा सर भारी था, जिसमें जान नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे। ये मैं कहाँ हूँ? फिर जैसे यादों के दरवाजे खुल गए। मैंने डर से तकिया नीचे किया, अपने हाथों को उठाने की कोशिश की। हकीकत ये थी कि अब मेरे पास खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अपने हाथों से चेहरा छुपा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? दिल कर रहा था कि चीखूं, मगर आवाज जैसे मेरे गले में ही दब गई थी। दरवाजा धीरे से खुला। मैंने घबराकर देखा। मालकिन अंदर दाखिल हो रही थी। वो पूरे आराम और तसल्ली के साथ चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उनके हाथ में एक सफेद लिफाफा था, जो जरूर पैसों से भरा हुआ था। तुमने बहुत अच्छा काम किया कावेरी, वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम्हारा इनाम है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर तमाचा मारा हो। मैंने कांपते हुए हाथों से अपने कपड़ों को खुद पर लपेटा था और बड़े आश्चर्य से उन्हें देखा। दीदी, आपने मुझे धोखा दिया। मेरी आवाज रोनी सी हो गई थी। मालकिन ने ठहाका लगाया, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात कर दी हो। धोखा नहीं कावेरी, तुमने अपनी किस्मत बदलने का पहला कदम उठाया है। किस्मत? मैंने बड़े आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। मालकिन ने एक बड़ा लिफाफा मेरे सामने किया और बोली, ये पैसे तुम्हारे हैं। कल तक तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, मगर आज तुम्हारे पास सब कुछ है। ये दुनिया अमीरों की दुनिया है और तुम उसका हिस्सा बन चुकी हो। मैंने कांपते हाथों से वह लिफाफा पकड़ा, खोला, अंदर झांका तो वहाँ 500 के कई नोट थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। एक पल को दिल में ख्याल आया, ये पैसे माँ की दवा के काम आ सकते हैं। कबीर के लिए कुछ किया जा सकता है। फिर हकीकत मेरे दिमाग में बिजली की तरह गूंजी। ये पैसे मेरी इज्जत की कीमत है। मेरी सांस तेज हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे। गुस्से और बेबसी में ये लिफाफा उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। मुझे घर जाना है, मैंने सख्त शब्दों में कहा। मालकिन ने कंधा उचकाया, जैसे कोई खास बात ना हुआ हो। ठीक है, मगर याद रखो, हमारे पास तुम्हारी वीडियो है। अगर तुमने जुबान खोली तो तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दूंगी। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। कौन सी वीडियो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मालकिन ने एक डबल मीनिंग मुस्कुराहट के साथ अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर कुछ दिखाया। ये देखो। मेरी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही थी। मैं उस होटल के कमरे में बेहोश और वह आदमी जो मेरी इज्जत का चीर हरण कर रहा था। सब आपने किया? मेरी आवाज कांप रही थी। मालकिन ने बड़ी बेफिक्री से कहा, यह हमारा काम है कावेरी। हम अपनी लड़कियों को यूं ही जाने नहीं देते। तुम अगर चाहो तो और ज्यादा पैसे कमा सकती हो, वरना हम ये वीडियो और आम लोगों को भेज देंगे। मेरे जिस्म में कपकपी सवार हो गई। ये वीडियो माँ ने देख ली, अगर कबीर जिंदा हुआ, उसने देख लिया, अगर मोहल्ले वालों को मालूम हो गया। मेरे दिमाग में डर की घंटियां बजने लगी। अब मैं फंस चुकी थी और मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। होटल से वापसी पर चुप थी और गाड़ी के अंदर मुझे घुटन हो रही थी, मगर मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। मेरी आंखें बराबर खिड़की के बाहर अंधेरे रास्तों को तक रही थी, जैसे वहां से कोई रास्ता निकल आए, जैसे वहां रोशनी की कोई किरण हो। मगर हकीकत ये थी कि मैं अंधेरे के सबसे गहरे हिस्से में गिर चुकी थी। मालकिन मेरे बराबर में ही बैठी थी। उनके चेहरे पर वही पहले जैसी मुस्कुराहट थी, जैसे उन्हें किसी चीज की परवाह ना हो। मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे आंसू सब बेकार थे। ये सब क्या था? मैंने खुद को क्यों ना बचाया? मैंने माँ और कबीर के लिए काम करने का फैसला किया था, मगर मैं खुद को इस दलदल में धकेल चुकी थी। मेरी आंखें जलने लगी, मगर मैंने उन्हें बंद कर लिया। अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता कावेरी के पास नहीं था।
मेरे अंदर एक आवाज़ हो रही थी। गाड़ी जैसे ही बंगले के बीच पहुंची, मैं एक पल भी बर्बाद किए बगैर दरवाज़ा खोला और दौड़ती हुई अंदर चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने कीचड़ फेंक दिया हो, जैसे मेरे बदन पर बदबू हो। मैंने सीधा बाथरूम की तरफ चली गई और नहाने लगी। अपने चेहरे पर पानी डालने लगी। मैंने अपने बाजू को जोर जोर से रगड़ा, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, मगर बेबसी मेरे अंदर चिपक कर रह गए थे। ये मैल सिर्फ पानी से नहीं जाएगा कावेरी। मेरे दिमाग में मालकिन की आवाज़ गूंजी। मैंने डर की नज़रों से खुद को आईने में देखा। ये मैं हूँ, ये सच में मैं हूँ। मेरे बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर डर का साया नजर आ रहा था। शायद वह कभी मिट ना सकता। मेरे हल्क में कुछ फंस गया था। मैं चाहती थी कि चीखूं, मगर आवाज़ न निकली। मुझे माँ का चेहरा याद आया, कबीर की मासूम मुस्कुराहट और पापा की तस्वीर जो घर की दीवार पर जो फूलों के साथ लगी हुई थी। क्या मैं सच में इस दिन के लिए पैदा हुई थी? क्या मुझे हमेशा ऐसे ही जीना था? अगली सुबह जब मैंने बिस्तर पर आंख खोली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे रोंद कर चला गया हो, जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मगर मैं ज़्यादा देर बिस्तर पर नहीं रह सकती थी। मुझे जल्दी माँ की फिक्र होने लगी। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, सीधे घर की तरफ भागी। घर पहुंचते ही माँ को बेहोश पाया। वो बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी। उनका जिस्म तप रहा था, उनकी सांसें रुक रही थी, उनकी हथेली जल रही थी, मगर उंगलियां ठंडी थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और धीरे कहा, बेटा, कबीर का कुछ पता चला? मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, मगर मैं ढूंढ रही हूँ। माँ ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह अकेला है कावेरी, कहीं भूखा होगा, कहीं रोता होगा। कबीर को ढूंढो बेटा। मुझे लगा जैसे मेरे दिल पर कोई जोर से पत्थर रख दिया हो। माँ, आपकी दवाई कहाँ है? आपने ली? माँ ने धीरे से नाम में सिर हिलाया। मेरा दिल डूबने लगा। मैं माँ को छोड़कर जल्दी बाहर निकली। मोहल्ले के एक मेडिकल स्टोर पर गई और वहाँ से दवा ले आई। माँ प्लीज। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। कावेरी, तू ठीक तो है ना? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मेरे हाथों की पकड़ दवा की बोतल पर और ज़्यादा मजबूत हो गई। ठीक हूँ माँ, आप बस दवा खा लो। जब मैं अगली सुबह वापस बंगले पर पहुंची तो मैडम मेरा इंतजार कर रही थी। कितनी देर लगा दी? कावेरी ठंडे शब्दों में बोली। दीदी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उनके लिए दवा लेने गई थी, मैंने धीमी आवाज़ में कहा। मैडम ने गौर से मुझे देखा, जैसे मेरे अंदर झांक रही हो। फिर उनके होठों पर एक मुस्कुराहट आई। माँ के लिए बहुत फिक्रमंद होना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ मैडम। वह हंसने लगी। फिक्र छोड़ दो, अगर तुम हमारे लिए काम करती रहो तुम्हारी माँ को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। सोचो, अगर तुम रोज इतने पैसे कमाओ, तुम कबीर को भी ढूंढ सकती हो, अपनी माँ के अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा सकती हो। क्या तुम सच में अपनी माँ को ठीक होते हुए देखना चाहती हो? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैडम की बात सच थी। अगर मेरे पास पैसे होते तो माँ आज बिस्तर पर बेहोश ना पड़ी होती। अगर मेरे साथ कोई मजबूत। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। आपको अगर इसके आगे की कहानी सुननी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें।